हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान लैब असिस्टेंट, राजस्थान एलडीसी एग्जाम, सीईटी, छात्रावास अधीक्षक, एनवीएस लैब अटेंडेंट, ईएमआरएस लैब अटेंडेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी एग्जाम के लिए मैं आप सभी लोगों के साथ में साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के जुड़ा हुआ हूँ। इसी बीच आप लोगों को पता होगा कि लास्ट बार जो है 2022 के अंदर भी एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई थी। उसी प्रकार से 2024 की जो एनवीएस लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। और आज हम जो है इस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको एनालाइज करने वाले हैं, यानी वो पूरा पेपर मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन था और किस प्रकार का क्वेश्चन था। क्योंकि 2024 के अंदर जो पेपर होने वाला है वह एग्जैक्ट पैटर्न 2022 वाला ही है। इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे वो 100 आते थे, लेकिन अब दो पैटर्न से यानी दो वैकेंसी से जो है पैटर्न चेंज कर दिया थोड़ा सा। इसलिए हम इस पूरे पेपर को यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जिस सब्जेक्ट से आए हैं वो भी बताऊंगा, ताकि हम लास्ट में ये निष्कर्ष निकाल सकें कि कौन सी सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं और किस किस लेवल तक के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपके। हाँ, एक बात और बता दूं पहले ही कि ये जो पूरा पेपर है ये इंग्लिश मीडियम के अंदर है, लेकिन इस बार का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट मेंशन किया गया है कि पेपर इस बार जो है दोनों ही मीडियम में आने वाला है, यानी बाईलिंगुअल आएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर इस बार का पेपर रहेगा। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कई बार विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई डेट नहीं दी गई है। यही दे रखा है कि कमिंग सून। कमिंग सून मतलब कि बहुत ही जल्दी आ रहे हैं इसकी एग्जाम डेट। जो एग्जाम डेट है, इसका एग्जाम फॉर्म मतलब फिल कब करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट वगैरह सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका सिलेबस जो है उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वो आपके 60 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 60 मार्क्स का रहेगा। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब है कि आपके साइंस सब्जेक्ट जो है वो कितने नंबर की आएगी। यही पैटर्न ठीक ईएमआरएस का जो भी हुआ था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर लैब अटेंडेंट का, वहां पर भी था। और एनवीएस 2022 के अंदर भी यही था कि 60 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आएगा और बाकी के जो रिमेनिंग है पोर्शन उसमें जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश वगैरह ये आने वाले थे। ठीक है, हम यहाँ पर केवल और केवल आज सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी साइंस का जो 60 क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पूरे के पूरे पेपर के अंदर देखो रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश है, वो सामान्य है, वो सामान्य ही आती है। तो आप पूरा ये जो पेपर है ये मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां पर इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि ये पूरा का पूरा पेपर जो है मैंने आपके टेक्स्ट बुक जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया है। तो आप लोगों को जो है मैं और आप सभी लोगों को इस पेपर का पूरा क्रेडिट जो है किसे देना चाहिए? टेक्स्ट बुक को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है हमारे लिए सुविधा उपलब्ध करवाई। और टेक्स्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग जो है टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, रेलवे के, एसएससी के और सभी टेस्ट लगभग वहां पर उपलब्ध रहते हैं। अच्छा ऐप है। अब देखिए बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था कि इन अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट। ये बेसिकली क्वेश्चन ये था, मैं आपको समझा देता हूं कि क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है यानी ठंड का मौसम है। और उस समय पर आप लोग जानते हैं कि हम अपने घर पर थोड़ा सा गर्माहट उत्पन्न करना चाहते हैं। उसके लिए हम अपने घर पर कोयले की जो अंगीठी आती है, यानी कोयले को भर के अंगीठी के जलाया जाता है, जिससे कि वो जो है गर्माहट उत्पन्न होती है। अगर वो चीज है आपके घर में अंगीठी और उसको आप जला करके जो है घर में कमरा बंद है और आप सो गए, तो आपको थोड़ी देर के बाद में सफोकेटेड फील होता है। उसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन था। तो इसका कारण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अब ये सर कहां से आ गई कार्बन मोनोऑक्साइड? तो बेसिकली क्या होता है कि जो कोयला है वो कार्बन का बना हुआ होता है, और जब कार्बन को जलाया जाता है किसके साथ में? तो ऑक्सीजन के साथ में, तब वह कार्बन डाइऑक्साइड देता है।
लेकिन बेसिकली बात यहां पर यह है कि कमरा बंद है तो ऑक्सीजन जो है वो लेस मात्रा में उत्पन्न होगा, कम मात्रा में उत्पन्न होगी, और कम मात्रा में उत्पन्न होने के कारण जो कार्बन है वो पूरी तरह से नहीं जलेगी, और इस वजह से क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे शरीर के अंदर जाकर के ब्लड के साथ में जो है क्या करेगी, ब्लड को जमाने का कार्य करेगी, ब्लड को रोकने का कार्य करेगी। इस वजह से हमें सफोकेटेड फील होता है। और इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही था कि कार्बन प्रेजेंट इन कोल बर्न इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन क्लोज रूम टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड विच कॉज सफोकेशन एंड चॉकिंग, यानी कि अपने सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स विच प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन इज पुट टू यूज हेयर। ये क्वेश्चन था कि जो नायलॉन है उससे हम मोजे बनाते हैं, उससे या फिर जो है स्टॉकिंग्स बनाते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीजें जो आप खींच सकें, या फिर ये कहते हैं कि नायलॉन से आपको पता होगा रस्सियां वगैरह बनाई जाती है। अब हम वो सब चीजें बनाते हैं, वहां पर नायलॉन का यूज करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन नायलॉन की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम जो है ये बना पाते हैं या नायलॉन को यूज करते हैं। तो बेसिकली नायलॉन जो होता है वो हाईली इलास्टिक होता है, और उस वजह से जो है हम इस नायलॉन का यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का। अगर केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो पॉलीमर टॉपिक होता है बहुलक, उसके अंदर हम नायलॉन को पढ़ाते हैं। और फिजिक्स के अंदर होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला टॉपिक, जिसके अंदर हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं और स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं, तो वहां पर भी जो है ये चीज आती है। और ये नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आप जो है कि 10वीं तक पढ़े हुए हैं तो कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास में, एक मिनट है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज इन यूकैरियोटिक बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स होती है दो, एक होती है यूकैरियोटिक, होती है प्रोकैरियोटिक। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनल है जो आपके यूकैरियोटिक में होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, तो वो है आपका कौन सा, तो ये होता है न्यूक्लियस। और इसी के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये 10th क्लास तक का विद्यार्थी कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये 9th क्लास के अंदर ही आ जाता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड वाले बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये बात आपको पता होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, द एवरेज डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ फैमिली इज 15,000 किलो जूल इन द मंथ of March. If this family used wood as domestic fuel, then how much wood is required by this family to meet their energy demand for the entire month, given that the calorific value of wood is 20,000 kilojoule per kilo। तो ये क्वेश्चन है कि अगर किसी फैमिली के अंदर मार्च के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है 15,000 किलो जूल, और अगर जो है वो लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी 1 किलो जलाने पर 20,000 किलो जूल जो है एनर्जी मिलती है। 20,000 किलो जूल एनर्जी 1 किलोग्राम पर मिलती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 15,000 किलो जूल जो है मार्च के मंथ के लिए अगर है, और ये कितने की है, तो ये पर डे की है, एवरेज डेली एनर्जी है कितनी, 15,000। हमें कितनी चाहिए है मार्च के मंथ के लिए। अब मार्च के मंथ में डेज कितने होते हैं, तो आप लोग जानते हैं 31, क्योंकि अभी भी क्या चल रहा है, मार्च ही चल रहा है। अब 31 जो है दिन है अपने पास में, और पर डे की 15,000 है, तो 31 दिन की कितनी हो जाएगी, 15,000 से गुणा कर लेंगे। 15 का गुणा जब आप 30 से करोगे तो 450 आता है, और 450 प्लस 15 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 6 4, यानी 465। तो ये 465 आ गया किसका, 15 इंटू 31 का, और पीछे 3 जीरो और लगा दीजिए, तो ये हो जाएगी 4,65,000 किलो जूल। क्या हो जाएगी, 4,65,000 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगी पूरे के पूरे मंथ के लिए। ठीक है,
अब अगर 20,000 किलो जूल 1 किलोग्राम से आती है तो हमें कितने किलोग्राम की जरूरत होगी? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 20,000 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 20,000 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? कट पीट करके काटेंगे तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो गया, 20 बचा। 20 से अगर आप इसके अंदर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 20 दूनी 40, 20 दिया 60 पॉइंट, 20 दूनी 40, 20 पंजे यानी कि 23.25 किलोग्राम एनर्जी की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकेंड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है एनर्जी वर्क और पावर वाला जो चैप्टर होता है, वर्क एनर्जी पावर जिस चैप्टर को कहते हैं, कार्य ऊर्जा और क्षमता वाला टॉपिक है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन था। बहुत ही आसान था, नॉर्मल गणित थी, आप खुद भी समझ सकते हैं कि दिन के अगर 15,000 किलो जूल एनर्जी चाहिए है तो बताइए 31 दिन की कितनी चाहिए होगी? और अगर 1 किलो लकड़ी जलाते हैं तो 20,000 मिलती है, तो हमें तो चाहिए 4,65,000। तो इतनी ऊर्जा के लिए कितनी लकड़ी जलानी है, ये क्वेश्चन था। तो कितनी लकड़ी जलानी पड़ेगी? 23.25 किलोग्राम लकड़ी जलानी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन था आपका। क्लियर, लिख लेना। आगे बात करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे भी आएंगे जो आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से नहीं होंगे, आपको नॉर्मल जो है आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग भी है तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? यानी कि आप नॉन निम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय जो आपके ऊर्जा स्रोत होते हैं वो कौन सा है? सोलर एनर्जी, विंड, सॉइल या मिनरल्स? तो आप लोग सभी जानते हैं कि देखो सोलर एनर्जी कंटिन्यूअसली मिलती रहती है, कंटिन्यूअसली मिलती रहती है। ठीक है, और वो दूसरे दिन वापस आ जाएगी, रात को नहीं होगी तो भी क्या है। विंड है तो वो भी एक आपका जो है रिन्यूएबल होता है, विंड भी रिन्यूएबल होता है। लेकिन मिनरल्स जो है अगर एक बार कहीं से खत्म हो गए किसी माइन से तो उसके बाद में वापस उसी माइन पर मिलने के लिए काफी समय लगता है, और इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। ये आप जब थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों पढ़ लोगे तो इतनी समझ तो हो ही जाएगी और आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं था। फिर क्वेश्चन है द ह्यूमन एम्ब्रियो बिकम्स अ फॉइटस व्हेन। तो आपका जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, भ्रूण जो है वो कब फॉइटस बन जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन 10th क्लास तक जब आप रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इट डेवलप्स अ हेड एंड ऑल 4 लिम्स, यानी कि जो आपके 4 अलग अलग लिम्स है वो और हेड यानी सिर जब डेवलप हो जाता है तब जो है वो आपका फॉइटस कहलाता है। ठीक है, चलिए इस टाइप का ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है हमारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन बेबी। ह्यूमन बेबी का जो लिंग है, सेक्स है, वो कैसे डिसाइड होगा? ये क्वेश्चन था। तो ये कह रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन वेदर द फादर हैज मोर बाय कंटेनिंग स्पर्म, इट डिपेंड्स ऑन द एज एंड हेल्थ ऑफ द मदर, इट डिपेंड्स ऑन द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। आप लोग सभी जानते हैं कि भाई साहब जो आपके बच्चे का सेक्स डिपेंड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके फादर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? फादर पर, क्योंकि फादर के पास में ही एक्स और वाई होते हैं, मदर के पास में तो एक्स एक्स ही होते हैं। अब मदर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि वो बेबी का सेक्स डिटरफाइन कर सके, तो ये ऑप्शन तो मदर वाला तो है ही नहीं, कोई लेना देना। अब फादर है तो फादर के पास में भी एक्स और वाई दोनों के दोनों जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, कोई भी ज्यादा या कम नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि फादर हैज मोर वाई कंटेनिंग स्पर्म, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही इक्वल मात्रा में होते हैं। वो जो संयोग होगा वो बाय चांस डिपेंड करता है। ऐसा कहता है कि भगवान पर ये सब चीज डिपेंड करती है, तो इट मैटर ऑफ चांस, ये चांस है, बाय चांस की बात होती है ये वाली, है ना, कि कौन सा जो है क्रोमोसोम मिला है फादर का, कोई किसी के हाथ में नहीं है कि वो ले जा करके ये मिला सके। क्लियर, देखिए नेक्स्ट अपने पास में अब क्या आया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं। एक मिनट, एक मिनट, है ना, ये आ गया। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये पुनः आपके जो है फिजिक्स से। किससे आया था? फिजिक्स से। और क्वेश्चन था
कि व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विथ ड्राई हेयर, यानी जो भी आपकी प्लास्टिक कंघा होता है, जैसे कि ये पड़ा, देखो मैं लेके ही बैठा हूं, है ना, ये कंघा जो है, जब आप क्या करते हो, हेयर के अंदर ऐसे ड्राई पूरा आप इसे सही बाल वाल बनाते हो, हीरो बनने की कोशिश करते हो। चलो मैं एक बार कोशिश कर ही लेता हूँ। ओ वाह वाह वाह, क्या तेरी जुल्फे हैं। चलो, कुआरियों का दिल मचले जब बना तारी, क्या ही हुए तो, अरे क्या बोलते हैं रे, जुल्फे रे। आगे देखो, इसको छोड़ो भाई, बन्ना बन्नी को तो प्लास्टिक कॉम को जब आप इसमें रब करा तो हेयर्स जो है जब इसके कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, वो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, एक तो ये था। फिर व्हेन बलून इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ इज सेड टू बी एक्वायर, कौन सा। अब देखो ये कह रहा है कि प्लास्टिक की कोई भी जो है आपने कंघे को रगड़ा, तब आपके जो हेयर के साथ में रगड़ा गया तो उस कंघे के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा। और दूसरा ये पूछ रहा है कि अगर हम कागज के टुकड़े को लेते हैं, नहीं बलून को लेते हैं और वुलन पीस के साथ में, यानी कि ऊन के टुकड़े के साथ में जब रगड़ते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि दो चीजों को आपस में रगड़ने पर एक दूसरे पर अपोजिट चार्जेस आते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें दोनों में ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि हेयर और जो वुलन क्लॉथ होती है इनके पास में क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो रबर बलून है और जो आपका प्लास्टिक कॉम्ब होता है इनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसलिए, और ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। आप अगर 10th क्लास तक नहीं पढ़े हैं, 12th क्लास का बेसिक थोड़ा सा जो पढ़ा हुआ है तब भी ये कर लेंगे। यूजुअली द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रम हैज दिस एंड दैट प्रोड्यूस्ड बाय व्हिसल हैज, देखो जो एक तो आपके ड्रम के द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है और एक व्हिसल से साउंड प्रोड्यूस की जाती है, इन दोनों के पास में जो पिच होती है उस पिच के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पिच का मतलब आप लोग जो है साउंड के टॉपिक के अंदर समझते हैं और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो ड्रम जो होता है, ड्रम की जो पिच होती है वो बहुत ही लो होती है, जबकि व्हिसल की पिच जो है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ड्रम जो है वो बजता है तो एकदम से आवाज आती है ड्रम, बस, है ना। जबकि जो आपकी व्हिसल होती है उसकी आवाज लंबाई तक जाती है, तो इसका पिच जो है हाई होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर था, ठीक है। चलो, तो ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है साउंड से रिलेटेड। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट लाइट मिनट। तो ये क्वेश्चन है कि जो सन है उसकी अर्थ से कितनी डिस्टेंस है और वो भी मिनट के अंदर आपसे बतानी है, लाइट मिनट के अंदर। तो लाइट मिनट के अंदर ये डिस्टेंस है 8, कितनी है 8। और ये क्वेश्चन भी आपके फिजिक्स का है और बिल्कुल फिजिक्स, बिल्कुल बेसिक वाली जो फिजिक्स होती है ना उसका क्वेश्चन है, कर सकते थे आप 10th क्लास तक में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन गोइंग टास्क इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा कौन सा टास्क है चार ऑप्शन में से जो ऑन गोइंग होता है, तो वीडिंग, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के किससे रिलेटेड है, तो इसे अपन बायोलॉजी के अंदर एग्रीकल्चर वाला जो फील्ड आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी 10th क्लास तक की अगर आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई होती तो भी ये क्वेश्चन सही कर सकते थे, ठीक। चलो, ऐसा कोई देखो हार्ड एंड फास्ट कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल है ना सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कह सकते हैं। हमें बस हाँ थोड़ी सी टॉपिक की समझ होना बहुत जरूरी है। अब देखो ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कौन है। तो आप लोगों को पता है कि देखो टैप वाटर विथ सॉल्ट डिजोल्व, अगर जो है पानी है और उसके अंदर नमक डिजोल्व कर दिया गया तो आप लोग जानते हैं कि नमक उसके अंदर डिजोल्व हो गया तो आयंस देगा, और जैसे ही आयंस आ जाते हैं लिक्विड के पास में फिर वो तो एक गुड कंडक्टर बन जाता है, जबकि इसने बोला पुअर कंडक्टर, तो ये गया। मिल्क भी एक गुड कंडक्टर है और विनेगर भी एक गुड कंडक्टर है, लेकिन प्योर वाटर जो होगा इसके पास में कोई आयंस नहीं होते, और जब आयंस नहीं होते हैं इसके अंदर किसी भी प्रकार की प्योर वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी अशुद्धि, कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती है। और जब इंप्योरिटी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आयंस वगैरह इसके अंदर होंगे नहीं, आयंस वगैरह होंगे नहीं तो ये चार्ज को जो एनर्जी है, सॉरी लाइट है, करंट है, उसको पास नहीं होने देगा, तो ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन था आपके, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कोई ज्यादा ऐसा मतलब पूछा नहीं गया है कि आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, डरो मत, है ना। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ
ऑयल कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड विथ वाटर। ये कह रहा है कि जो तेल की वजह से, यानी कि पेट्रोलियम वगैरह टाइप की है या तेल के जो आग लगी हुई है अगर मान लो कहीं पर, तो उस आग के अंदर जो पानी है उससे उसको बुझाया नहीं जा सकता। उसे क्यों नहीं बुझाया जा सकता? तो ये बात आपको वैसे भी पता होगी कि जब तेल से आग लगी हुई हो तो वहां पर जो है अक्सर बजरी जो होती है या मिट्टी जो होती है उसे डाला जाता है पानी डालने की बजाय। क्यों? क्योंकि पानी डालने से क्या होगा कि वो जो है आग नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी जो है उस तेल को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, और जब अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बताइए। ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, हो रहा है ठीक। तो एक्चुअली जो है वो फिर क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व नहीं होगा तो वो तो और आग पकड़ता ही रहेगा, पानी जो है वो ऊपर तैरता ही रहेगा, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके अंदर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ी बहुत दोनों इंक्लूड कर सकते हैं, और आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑयल बिकम बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर एंड लाइटर देन वाटर, सो वाटर फ्लोट ओवर वाटर एंड कीप बर्निंग। जो आपका ऑयल है वो पूरा का पूरा क्या होगा, हल्का होगा, डेंसिटी कम होगी। आप लोगों को फिजिक्स के अंदर ये पढ़ाया जाएगा कि कम डेंसिटी वाली जो वस्तुएं होती है वो ऊपर तैरेगी, भारी जो ज्यादा डेंसिटी वाली है वो नीचे चली जाती है। अब ऑयल जो है वो कम डेंसिटी वाला है, वो तो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, उसमें आग लगी रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये चार ऑप्शन थे, इसमें से कौन सा फॉल्स है, और ये फॉरेस्टेशन से रिलेटेड था। तो इसके अंदर हम ये जो है कह सकते हैं कि एनवायरमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें इसमें पूछी गई थी। अब इसमें यह था कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है, यानी अगर आपका जो है आप जंगल को जलाते हैं, लकड़ियां जला देते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको जलाने से क्या होगा कि आपका जो है फ्लड जो है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे फ्लड आने का मतलब बाढ़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाढ़ को रोकने के लिए जो है आपका पेड़ पौधों का होना जरूरी है और मिट्टी का होना जरूरी है। अब आप अगर जो है क्या कर रहे हो, पेड़ पौधों को काटे जा रहे हो, तो मिट्टी वहां पर रुकेगी नहीं, और नहीं रुकने की वजह से बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था। फिर देखो, अब एक बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था कि मिथ का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मिथ जो है, आप कहते हैं ना कि ये तो मिथ है, ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक है, तो ऐसे ये पूछा था कि मिथ का मतलब क्या होता है। और मिथ के चार डेफिनेशन दे दी गई थी कि मिथ का मतलब होता है सम पीपल बिलीव इट बट अदर पीपल डू नॉट, यानी कुछ पीपल बिलीव करते हैं कुछ नहीं करते। इट इज एन एशियंट और हिस्टोरिक फैक्ट बट मे नॉट बी ट्रू नाउ। ये है भाई, पहले जो है ये सत्य था एशियंट जमाने में, लेकिन अभी जो है ये सत्य नहीं है। और द आइडिया इज एसोसिएटेड विद मैजिक और मिस्ट्रियस फोर्सेस, यानी कि ये जादू की तरह जो है कोई चीज रिलेटेड है। और चौथा ऑप्शन था कि देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर द बिलीफ, और बिल्कुल यही सही था इसका कि जो मिथ का मतलब होता है वो ऐसी बातें होती है जिनके पीछे कोई साइंटिफिक जो है लॉजिक नहीं होता है, केवल और केवल यूं ही किसी ने मिथ बना दिया होता है, किसी ने कह दिया तो उसे मान लिया जाता है। जैसे हाथों की लकीरों पे कुछ लोग विश्वास करते हैं, जबकि मैं ये कहता हूं कि भाई उसके हाथ ही नहीं है, तो बताइए कि वो कैसे जो है फिर अपनी लकीर लिख, वो अपनी जिंदगी लिख के अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर लेता है। ऐसे ही आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर जो शादी होती है वो बहुत ही पूजा पाठ और एक सब कुछ महाराज को पूछ करके किया जाता है, और महाराज भी बहुत बढ़िया तरीके से पता नहीं कितनी किताबों के अंदर मुहूर्त देख करके शादियां करवाते हैं। तो फिर आखिर में क्यों इतने डिवोर्स होते हैं, और कुछ ऐसी क्यों जो है बहनों के जीवन में ऐसे दिन आ जाते हैं कि शादी आज हुई और शाम को ही कुछ पतियों की हत्या हो जाती है, ऐसा, या फिर किसी की डेथ हो जाती है, ऐसा जब हो सकता है तो बताइए कि कहां पर जो है फिर ये जो महाराज बताते हैं मुहूर्त वगैरह वो सत्य साबित हुआ। तो कहीं ना कहीं जो है ये सब चीजें क्या है कि हाँ जो है बस मान लिया जाता है। हाँ ये सही बात है कि भगवान को मानना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए, लेकिन इनके पीछे कोई साइंटिफिक वे नहीं है, कोई साइंस इसके पीछे नहीं है। ये सब क्या होते हैं, बेसिकली थोड़े से मिथ है, इस प्रकार की चीज है। जैसे कि अक्सर कई बार कहा जाता है कि यहाँ पे भूत होगा, आज तक जो है आपने किसी ने भूत देखा नहीं होगा, फिर कैसे मान लेते हैं, लेकिन ये मिथ है, चला आ रहा है, तो इस प्रकार से ये चीजें हैं, इनको कहते हैं मिथ। अब देख लो क्वेश्चन ये भी पूछा है। फिर अब इसको जो है किसमें डालेंगे, मिथ का मतलब क्या है, तो ये जनरल अवेयरनेस, यानी खुद का दिमाग कितना है, जनरल माइंड, ठीक है, जीएम में। कंसीडर अ वेसल फुल वाटर placed on the table. Let ABC be 3 point in the water at the depth of D, 2D, 2D. Below the surface of the water, respectively, water at Z, pressure PA, PB, PC at the point. ये जो है आपका बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चन है, और इसके अंदर बहुत ही शानदार सा डायग्राम मैं बना करके बता देता हूं कि इसके अंदर ये कह रहा है
कि हमारे पास में ये पूरा का पूरा वेसल से पानी से भरा हुआ है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। ये जो आपका क्या बोला है, बिलो द सरफेस, तो इस सरफेस से जो है एक डी पॉइंट पर है, एक 2D डिस्टेंस पर है, एक 2D डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो प्रेशर जो है उसका ऑर्डर बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तब फिजिक्स के अंदर। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो बिंदु सेम यानी जो पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर होते हैं, सरफेस से सेम हाइट पर होते हैं या सेम डेप्थ पर होते हैं, वहां पर प्रेशर इक्वल होता है, और जो जितना डेप्थ में होगा वहां पर जो है उतना ही ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि बी और सी दोनों के दोनों 2D पर है, इसका मतलब बी, पीबी और पीसी, इन दोनों का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो पीबी बराबर हो जाएगा पीसी, और ए के ऊपर जो है वो ज्यादा होगा इन दोनों से, तो ये ऑर्डर होगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन जहां कहीं भी दिख रहा है, देखो पीबी बराबर पीसी, पीए ग्रेटर देन पीसी, पीबी ग्रेटर देन पीसी, और ये तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पीबी इक्वल टू पीसी। ये जो है हम बर्नौलीज थ्योरम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, हुक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली हुक्स लॉ की तरह ही काम करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द नेचर, आपके नेचर के अंदर जो पेट्रोलियम मिलता है वो बेसिकली ट्रैप्ड होता है विद दो इम्पेरियस जो रॉक्स होती है, यानी कि आपके चट्टानों के अंदर ये भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब अलोंग विथ सैलिन वाटर एंड नेचुरल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इन द थ्री कंपोनेंट आर फाउंड इन द बॉटम। तो ये बेसिकली जो है सबसे ऊपर क्या मिलता है, फिर उसके नीचे क्या मिलता है, फिर उसके नीचे क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा सबसे ऊपर जो है आपके रहता है सैलिन वाटर, और उस वाटर के नीचे रहती है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के नीचे रहता है पेट्रोलियम। ठीक है, तो सॉरी पेट्रोलियम और उसके नीचे रहता है नेचुरल गैस, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। और इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये जब अपन कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, एलपीजी वगैरह उनके बारे में, तब बता दिया जाएगा। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड था। इसी प्रकार से ये आगे भी सब जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसी प्रकार के हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 10वीं तक के हैं, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है नहीं। अब मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अगर डिस्कस करने चले गए तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। बस मैं आपको जहां पर इसमें ट्विस्ट आने वाला है वहां पर लेकर के चलता हूँ। यहाँ तक जो है सभी क्वेश्चन इसमें सिंपल ही आने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि इसके अंदर कहाँ से जो है क्या चीजें होने वाली है, और इसके अंदर क्या आता है वो भी बता देता हूं। ठीक है, देखिए अब आपको बता दूं कि जो है इसके अंदर बेसिकली लगभग 42 क्वेश्चन तक तो क्या था कि क्वेश्चन आया और सीधे सीधे 4 ऑप्शन आ जाएंगे और आपका खेल खत्म। लेकिन इसके अंदर बाद में 10-12 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कंप्रिहेंशन बेस्ड थे। कंप्रिहेंशन बेस्ड का मतलब हो गया कि आपको जो है देखिए ऐसे पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ पर आधारित जो है क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे कि ये जो पूरा पैराग्राफ था ये फिजिक्स पर आधारित था, और फिजिक्स के फोर्स टॉपिक यानी जो बल वाला टॉपिक है उस पर आधारित था। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो कॉम्प्रिहेंशन होंगे, यानी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जरूर जाएं। जिसके अंदर जैसे ये देखो फोर्स वाला क्वेश्चन है, इसमें पूरी की पूरी फोर्स की एक कहानी दे दी गई, फिर इससे रिलेटेड जो है 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये देखो ऐसे पूरा का पूरा ये कंप्रिहेंशन दे दिया था, फिर इस कंप्रिहेंशन पर आधारित जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, बेसिकली वैसे तो कंप्रिहेंशन में ज्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स के ही पूछे हैं इन्होंने। जैसे लास्ट क्वेश्चन था वो भी फोर्स पर आधारित था, ये भी आपका जो है फोर्स पर आधारित है। एक मिनट इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे आपको, है ना। ये भी आपका जो है देखिए द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और यही क्वेश्चन था, तो ये भी क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है। फिर एक मिनट, है ना, ये देखिए इसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, ये भी आपके फिजिक्स का था लेकिन ये लाइट वाले चैप्टर से रिलेटेड था। इसके अंदर रिफ्लेक्शन जो प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि लाइट का आना और फिर टकरा करके वापस चले जाना, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन के अंदर आने वाला का जो एंगल है और जाने वाला जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। वो ही क्वेश्चन इसमें जो है बेसिकली पूछा गया था। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन पर आधारित क्वेश्चन भी इसके अंदर आए थे। फिर ये आपका इसमें एक फिजिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन भी था, केमिस्ट्री पर भी था, और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन
आए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को कंप्रेहेंशन टाइप के क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं, और मोस्टली क्वेश्चन जो आ रहे हैं 60 में से वो सभी क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं 10th लेवल तक के। कहां तक के? 10th लेवल साइंस से, ठीक है। और सभी टॉपिक से आ रहे हैं, कोई मेजर ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, सभी टॉपिक से आ रहे हैं, ऑल टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ऑलमोस्ट जो है 20-20 का ही रेशियो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। फिर भी आप जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स को थोड़ा अच्छे से तैयार करें, क्योंकि बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए हैं वो तो बिल्कुल ही 10वीं तक के ही हैं, लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आए हैं उनका लेवल कभी कभी 12th लेवल तक भी गया है, यानी 12th क्लास की जो बेसिक नीड होती है वो आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? बाकी ये पूरा का पूरा पेपर मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल का नाम है राजस्थान एकेडमी सिरोही। आप सर्च मारेंगे तो आपके पास में ये चैनल आ जाएगा, वहां से आप जो है ये पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर मैं जो है आप लोगों को ईएमआरएस का जो पेपर हुआ है वो भी अवेलेबल करवाने वाला हूं, और लैब अटेंडेंट 2018 वाला पेपर जो है एनवीएस का वो भी, और वहीं पर आपको लैब अटेंडेंट 2022 का, यानी ये तीनों के तीनों पेपर आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। और आप सभी लोग जो है इन पेपर को देख सकते हैं, रीजनिंग वगैरह का आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं उसके अंदर। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का जो कोर्स है वो मैं बहुत ही जल्दी लेकर के आ रहा हूं। बाकी आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, और इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या क्या आप चाहते हैं कोर्स के अंदर, और किस प्रकार से हम जो है कोर्स को लॉन्च करें। क्या सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए या केवल और केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज साइंस का पोर्शन होना चाहिए। और आप सभी जो भी अपनी राय है वो रखिए, ताकि हम जैसे ही कोर्स लॉन्च करें तो उसके अंदर आप सभी की जो भी डिमांडें हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।